अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वी विल क्विकली टॉक अबाउट some of the rules, or you can say some of the tricks regarding MCQs, और फिर उसके बाद we will solve the MCQs portion of the previous 3 weeks। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज में होता है इस तरीके से। I'll try to do this as quick as possible, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो लाइक गिवन जो टाइम है उसके अंदर ही हम सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर लें। ठीक है। एमसीक्यूज में होता ये है कि आपके पेपर का, मैं समझता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे जो डिसाइसिव पार्ट होता है वो एमसीक्यूज का होता है। यानी कि जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें तो ये होता है कि आपको अगर एक सवाल नहीं आता तो बस नहीं आता, दैट्स इट। और उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर आता है तो आपको आता है, अगर नहीं आता तो नहीं आता। उसमें तुक्के वाला कोई सीन ही नहीं होता। जैसे कॉम्प्रीहेंशन है तो कॉम्प्रीहेंशन में आप क्या तुक्का लगाएंगे, या ऐसे राइटिंग है या लेटर राइटिंग है तो उसमें आप क्या तुक्का लगाएंगे। और उसको तैयार करना भी आसान होता है। आगे चल के जैसे मैं आपको फॉर्मेट्स वगैरह और सारी चीज़ें समझाऊंगा, तो उसकी तैयारी करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो एमसीक्यू पोर्शन होता है, एक तो चूंकि उसका सिलेबस का कोई पता नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि उसमें चूंकि इवन हो सकता है कि बहुत आसान सवाल हो, लेकिन उसको इतने मुश्किल तरीके से पूछा गया हो, या वहां पे आपको वो इतना मुश्किल लग रहा हो कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। और फिर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपकी तैयारी होने के बावजूद भी आपको जवाब आता होता है सवाल का, और उसको ठीक करने के चांसेस मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप पेपर के अंदर कोई ना कोई मैसअप कर देते हैं। तो इसलिए अब मेरी जो अब तक की जो टीचिंग की जो जर्नी है लैंग्वेजेस की, तो उसमें मैंने देखा है कि इवन जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं या क्लास के टॉपर्स होते हैं, ये जो सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स होते हैं, तो उनके भी जो नंबर कट रहे होते हैं ना, उसमें ज्यादा जो नंबर्स उनके डिडक्ट हो रहे होते हैं वो एमसीक्यूज पोर्शन में हो रहे होते हैं। और एमसीक्यू एक ऐसा पोर्शन होता है कि जिसमें आपका एक नंबर गया तो समझो गया। अब उसको उसमें कोई मतलब दूसरी राय ही नहीं हो सकती। सब्जेक्टिव में तो हो सकता है कि आपने एमसीक्यू कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक की हो, या आपने कहीं पे कोई वर्ब का स्ट्रक्चर खराब कर दिया हो, गलत कर दिया हो। और हो सकता है कि एग्जामिनर की नज़र से ना गुजरे, एग्जामिनर उसको इग्नोर कर दे। आपकी छोटी मोटी गलती के बावजूद भी एग्जामिनर जो है वो आपको उस पर नंबर दे दे। एमसीक्यूज में ये वाला सीन नहीं होता। एमसीक्यूज में गलत का मतलब है गलत, कोई उसमें दूसरी चीज नहीं होती। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना, एमसीक्यूज पेपर को सॉल्व करना भी बजाते खुद एक आर्ट है, और इस आर्ट को लर्न करना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है, जो टूटा फूटा नॉलेज मेरे पास है, वो मैं आप तक पहुंचाऊं, और आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि आपने एमसीक्यूज का जो पोर्शन होता है उसको किस तरीके से आपने उसको अप्रोच करना होता है, और किस तरीके से फिर आपने उसको इवेंचुअली जो है वो पेपर को आपने सॉल्व करना होता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट नोइंग द आंसर्स, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द प्रेपरेशन, इट इज बेसिकली अबाउट द माइंड सेट एज वेल, कि आप पेपर में किस माइंड सेट के साथ जाते हैं, और किस स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो आप पेपर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमारे जो असातिज़ा थे, जो हमें पढ़ाया करते थे मुख्तलिफ दौर में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो जो अच्छे टीचर्स होते थे वो हमेशा ये बात करते होते थे। मैंने अपने तकरीबन हर क्लास में किसी न किसी कोई ना कोई टीचर ऐसा होता था, हर हर क्लास में, हर हर जगह पर, जो ये कहा करता होता था, और वही बात मैं आपको आपके सामने रखूंगा, कि सवाल को समझना जो है ये आधा जवाब होता है। अगर आप सवाल को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपको आधा जवाब जो है वो उसके अंदर आपको मिल जाता है। और अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो अभी आपका एमडी कैट हुआ है, तो एमडी कैट में मेरा एक स्टूडेंट था, इज इज अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। उसका माशाल्लाह अभी एमबीबीएस में एडमिशन भी हो गया है पाकिस्तान के टॉप के कॉलेज में। लेकिन जब मैं गया पेपर के बाद, सेंटर के बाहर मैं खड़ा हुआ था, एंड व्हेन द स्टूडेंट्स वर कमिंग बैक, तो मैंने जब उससे पूछा, इंग्लिश का पोर्शन पेपर मैंने खोला, मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई, ये इस सवाल का क्या जवाब लगाया, इसका क्या लगाया, इसका क्या लगाया। एक सवाल उसने गलत किया हुआ था, और मैंने जब उससे पूछा कि इसका क्या जवाब बनता है, तो ही सेड के कंपाउंड सेंटेंस।
मैंने कहा बेटा ये तो कॉम्प्लेक्स है। कहता सर ये कंपाउंड नहीं है, ये देखे ना इसमें। और जब उसने कहा ना ये देखे ना इसमें, और जैसे उसने क्वेश्चन को देखा, कहता ओ सर सॉरी, ये तो इसमें तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हुआ था, मैंने इसको देखा ही नहीं गौर से। मैंने उधर ही उसको ना, मैं प्यार से, उसके उसके फादर भी साथ थे, उसकी मदर भी उधर ही थी, दोनों उसके पेरेंट्स उधर ही थे, मैंने उनके सामने उसको एक थप्पड़ लगाया। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, 1000 दफा तुम्हें तुम लोगों को बताया है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ना होता है और उसके बाद उसका आंसर देखना होता है। तो देखो, मतलब आपको बताने का मकसद ये है कि इवन इस लेवल पर आकर, हाँ मैंने थप्पड़ मारा था बिल्कुल, तो जैफा कह रहा है आपने थप्पड़ मारा होगा। तो इवन इस लेवल पर आकर भी अगर आप केयरलेस होंगे, क्वेश्चन को आप रीड नहीं करेंगे, तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो पहली ट्रिक है, या जो पहला स्टेप है, या पहली जो एडवाइस है एमसीक्यूज के मतलब, वो ये है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर मौजूद होता है। और क्वेश्चन को आपने किस तरीके से रीड करना है, ठीक है? आपने यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरलाइन और हाईलाइट एनी कीवर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस। अब क्या मतलब है इस बात का, कि आपसे जब वो एमसीक्यू में कोई सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आपने उसमें देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली आपसे पूछता हूँ, रैंडमली, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ठीक है? मैं आपको साथ साथ इसकी लाइव प्रैक्टिस भी पहले करवाता हूँ ना, कि आपने किस तरीके से करना होता है। इफ यू अप्लाई हीट टू रबर, इट डैश, फिल इन द गैप विद अप्रोप्रिएट वर्ड। अब वो आपको कह रहे हैं कि इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो आप लगाएं। अब अप्रोप्रिएट से क्या मुराद है, किस तरह की अप्रोप्रिएटनेस वो आपसे मांग रहा है? जवाब तो आपने दे दिया, जिसको जवाब आता था उसने जवाब तो दे दिया, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि वो किस तरह की अप्रोप्रिएटनेस आपसे मांग रहा है, ठीक है? किस किस एतबार से, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ग्रामेटिकल सेंस। ग्रामेटिकल सेंस, बट ग्रामेटिकल सेंस के अंदर भी किस तरह की ग्रामर? टेंस। हाँ, टेंस। नो, दिस इज अ बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है? अब आपको जब भी आप इंग्लिश का पेपर आप जब सॉल्व कर रहे हो, या इवन यू कैन अप्लाई दिस, यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। मतलब अप्रोप्रिएटनेस किस एतबार से की अप्रोप्रिएटनेस? कंडीशनल सेंटेंसेस के एतबार से। यानी कि वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें और बताएं कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। अब आपको कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे कि जो जीरो कंडीशनल होता है उसमें क्या होता है, उसमें फैक्ट बताया जाता है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी बताई जाती है। सेकंड कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसके अंदर रिग्रेट्स की बात की जाती है, ठीक है, सॉरी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात की जाती है। जो थर्ड कंडीशनल होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको रिग्रेट्स की बात की जाती है। तो अप्रोप्रिएटनेस इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। फिर आप रूल को रिवाइज करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा जीरो कंडीशनल जो होता है उसमें इफ क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में होती है और रिजल्ट क्लॉज भी किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। अंधाधुंध नहीं लगाना। अगर आप अंधाधुंध अप्रोच के तहत चलेंगे, अंधाधुंध का मतलब होता है सोचे समझे बगैर, अन्यवाद, जनाब वो पंजाबी में जिस तरह हमारे कहते हैं अन्यवाद, क्वेश्चन तुक्का लगा देना, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपको हर क्वेश्चन की जो लॉजिक है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। सो व्हाट्स यू नीड टू डू, आपने ये करना है। इसी तरीके से आपसे कोई और चीज पूछी जा सकती है, जैसे यहाँ पे ये है, द बिग ब्लू बटन बिसाइड द बेड बीप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय दिस सेंटेंस। अब आपके सामने उसने 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इसमें एग्जाम्प्लीफाई हो रहा है। तो अब आपको पता है कि आप, उसने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमिली में क्या होता है, मेटाफोर में क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, और एलिट्रेशन में क्या होता है। जब तक आपको इन चारों का पता नहीं होगा, तब तक आप इस सवाल को हल नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना? अच्छा, इसी तरीके से अब ये वाला सवाल है, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी। अब इसमें इसमें कीवर्ड क्या है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये आपसे चीज पूछी जा रही है, ये सवाल इस चीज के मुतालिक है। अच्छा, आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच एग्जाम्प्लीफाइज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ये इसका कीवर्ड है। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के मुतालिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इन ट्रांजिटिव वर्ब। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब के मुतालिक है। अच्छा, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इम्प्लाइंग द ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस।
अब इसमें आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो किसके मुतालिक है? ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस के मुतालिक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू कि यू नीड टू हाईलाइट द कीवर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस, और यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ग्रामर कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग टेस्टेड। जैसे यहां से मैंने आपसे पूछा था कि इसमें अब देखें ना, यहाँ पे आपसे या इस सवाल में आपसे ग्रामर का कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव यानी वेलेंसी ऑफ वर्ब में से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे ग्रामर का आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट हो रहा है? टेंसेस आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपसे आपसे आपका कौन सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट हो रहा है? ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। अच्छा, द ज्यूरी डैश डिसाइडिंग अबाउट दिस केस ऑन कमिंग मंडे, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें आपसे सवाल किस चीज के मुतालिक पूछा जा रहा है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से सवाल पूछा जा रहा है। द चिल्ड्रन वोर देयर डर्टी शूज, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से आपसे सवाल पूछा, ठीक है? तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये भी वहां पे आपने देखना है कि आपसे ग्रामर का कौन सा कॉन्सेप्ट है। हिबा बेटा, क्या मसला है यार? अभी आप लोग क्लास में आ जाते हो लेकिन आपको आपको पता भी नहीं होता कि आप लोग क्लास में आ चुके हो। होल्ड योर हॉर्सेस बेटा, अभी क्लास में आ गए तो आप अपना माइक बंद कर दो अगर आपने क्लास में बोलना नहीं है तो। सवाल पूछना है मोस्ट वेलकम, लेकिन इस तरह तो नहीं ना कि आप क्लास में आ गए हो आपको पता ही नहीं है आपका माइक ऑन है। अच्छा, अब ये आपके जो रैंडम सेंटेंसेस हैं, सवाल हैं, ये भी आप पूछना बंद करें, ठीक है? ये जो हमाद ने एक सवाल पूछा हुआ है, मुस्तफा ने पूछा हुआ है, एक दफा आप मेरी बात पे गौर करें, मेरी बात को बेटा सुने तवज्जो के साथ, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब की तरफ आएंगे, ठीक है? पहले मेरी बात के ऊपर जो मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उस पर तवज्जो करें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? अब बात आ गई, आपको पता चल गया, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है, कि यहाँ पे आपसे ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस पूछी जा रही है, यहाँ पे ये सवाल इंट्रांजिटिव वर्ब्स के मुतालिक है, ये टेंस के मुतालिक है। इसी तरीके से और भी मैं नीचे ले चलता हूँ आपको। सारा सेड हुर्रा, आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ से आपका ये सवाल नरेशन के मुतालिक है। अहमद, द लीडर ऑफ द क्लास, कन्विंस्ड हिज क्लास टू ज्वाइन द क्लब। तो अब इससे आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अब ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके मुतालिक आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ही मैनेज टू क्लाइम द वॉल विद हिज ब्रोकन लेग, इसमें जो सवाल है इस ब्रोकन के मुतालिक है, ये ब्रोकन क्या चीज है? अब ये इसी तरीके से, इफ यू हैड कम अर्ली यू वुड हैव सीन अ कॉमेट, दिस सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ कंडीशनल में से आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। आपने ये हाईलाइट कर लिया कि आपसे चीज क्या पूछी जा रही है, सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है। फिर अब अगला काम क्या है? सवाल आपने समझ लिया, अगला काम है उसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? आपने सवाल के अंदर यू हैव टू पे अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट एज इट में प्रोवाइड क्लूज टू हेल्प यू चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में सवाल किस चीज के मुतालिक है? ब्रोकन लैंड। ब्रोकन के मुतालिक, सिर्फ ब्रोकन के मुतालिक। लेकिन क्या आप इस सवाल का जवाब इस पूरे सेंटेंस को पढ़े बगैर दे सकते हैं? नॉट सर। नहीं दे सकते। अच्छा, यहाँ पे सवाल आपसे किस चीज के मुतालिक पूछा जा रहा है? द लीडर ऑफ द क्लास के मुतालिक। लेकिन क्या आप द लीडर ऑफ द क्लास जो है, इस सवाल का जो जवाब आपसे पूछा गया है, चारों ऑप्शंस, क्या इस सवाल को आप पूरे सेंटेंस को पढ़े बगैर जवाब दे सकते हैं इसका? नो सर। नहीं दे सकते। अब जैसे ये वाला सवाल है, इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? कंडीशनल सेंटेंसेस के मुतालिक। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के मुतालिक सवाल को हल करने के लिए आप क्या देखेंगे? हाउ वुड यू अंडरस्टैंड कि वेदर अ सेंटेंस इज ऑफ जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड और थर्ड? हाउ वुड यू सब अंडरस्टैंड? कंडी सब कंडीशनल की डेफिनेशन पता होगी, कंसेप्ट होगा। स्ट्रक्चर पता होगा आपको। आपको ये पता होगा कि अच्छा हाँ, इसमें इफ यू हैड कम अर्ली, हैड कम क्या है? पास्ट परफेक्ट है। और यू वुड हैव सीन, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब ये आप देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस टेंस में आती है, किस कंडीशनल में आती है, ठीक है? तो अब इस तरीके से आपने क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई है उसके अंदर जो कॉन्टेक्सुअल क्लूज होगा उसको आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई कॉन्टेक्सुअल क्लू मौजूद होगा जो आपको हेल्प आउट करेगा सेंटेंस का आंसर निकालने में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर, ही मैनेज टू क्लाइंब द वॉल विद हिज ब्रोकन लेग, इसमें क्या क्लू मौजूद है?
आपसे पूछा गया है कि बताएं कि ब्रोकन जो है ये जेरेंड है, पार्टिसिपल है, मेन वर्ब है या इन्फिनेटिव है। इसमें क्या क्लू मौजूद है? सर हम्म। ब्रोकन एज एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है जो कि इन्फिनेटिव हो। वेरी गुड। ब्रोकन जो है ये क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव यूज होती है तो वो क्या कहलाती होती है? इन्फिनेटिव। तो नहीं सॉरी, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कहलाता है। तो यस आप देखो ना यस। कि आपने ऐसे नहीं, मतलब ब्रोकन को देख के आपने कहना है यार ब्रोकन तो मेन वर्ब होता है। ब्रोकन मेन वर्ब होता है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ही हैज ब्रोकन द जार, ही हैज ब्रोकन द जार, अब यहां पे ब्रोकन जो है ये मेन वर्ब है, यहां पे है ये। और हमें यहां पर कैसे पता चला कि ये मेन वर्ब है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ये मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे मेन वर्ब है। तो आपने क्या करना है, आपने उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि जिस चीज के मुतालिक आपसे सवाल पूछा जा रहा है वो चीज उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या बन रही है। फिर आपको पता है जेरेंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो नाउन बनती है। पार्टिसिपल जो है वो सेकंड या थर्ड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो एडजेक्टिव बनती है। मेन वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब होता है, इसमें ही मैनेज जो है, मैनेज जिसमें मेन वर्ब है। इन्फिनेटिव ये है नहीं क्योंकि इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है टू के साथ। ठीक है ना? तो कॉन्टेक्स्ट जो है उसको सबसे पहले आपने देखना है। तो ये आधा जो आपका सवाल का जो एक तरह से कह लें कि 50 to 60% जो आपका काम होता है एमसीक्यूज में, वो सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक्सप्लोर करना होता है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसको आपने डाइसेक्ट करना होता है, उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना होता है, उसके एक एक पार्ट को, एक एक चीज को आपने देखना होता है कि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है। बच्चे जो हैं वो इस चीज पे फोकस ही नहीं करते और वो बोंगों की तरह वहां पे जवाब दे देते हैं, और फिर वो बाद में, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सब्जेक्टिव में आप अगर कोई गलती करते हैं तो आप उसको वाइटो करके या आप उसको रिमूव करके या इवन उसको कट करके, तो आप एटलीस्ट, कटिंग करना अच्छी चीज नहीं होती लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप कटिंग करके उसको ठीक कर लेते हैं। एमसीक्यूज में सबसे बड़ा अजाब यही होता है कि उसमें आपके पास कटिंग करने की, एक दफा आपने निशान लगा दिया, बस उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते। और आप ये भी नहीं कर सकते कि पहले आप जनाब लेड पेंसिल के साथ बबल्स को फिल करें, फिर उसको मिटाएं, फिर उसके बाद आप उसको पक्के पेन के साथ फिल करें, इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है, 15 एमसीक्यूज होते हैं नाइन्थ और टेंथ में, और 20 एमसीक्यूज होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। 20-20 मिनट, 25-25 मिनट आपके पास टाइम होता है, जिसमें से 5-5 मिनट आपके एग्जामिनर खा जाते हैं, वो मटक मटक के चल रहे होते हैं आप तक, जब तक पेपर पहुंचता है 5 मिनट गुजर चुके होते हैं। तो टाइम ऑलरेडी शॉर्ट होता है, और उस दौरान अगर आप अपने जहन को, अपने दिमाग को हाजिर नाजिर नहीं रखेंगे, तवज्जो के साथ अगर आप इस क्वेश्चन को बेटा नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर सब कुछ आता होने के बावजूद भी आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम कर बैठेंगे। अच्छा, अब सवाल को आपने देख लिया, अगला काम जो होता है वो होता है अप्रोचिंग द ऑप्शंस। सवाल आपने देख लिया कि यार मुझसे चीज क्या पूछी गई है, मुझसे डिमांड क्या कर रहा है एग्जामिनर। देन द नेक्स्ट थिंग इज टू लुक फॉर द ऑप्शंस। अब यहां पर आकर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं कि वो सारे ऑप्शंस को देखते ही नहीं है। यू हैव टू केयरफुली रीड ईच ऑप्शन, बिकॉज पहले आपने क्वेश्चन को जब आपने देखना है तो यू हैव टू अप्रोच ईच ऑप्शन। आपने जजमेंटल नहीं होना, आपने हर ऑप्शन को इस तरीके से देखना है जैसे गोया कि ये एक दुरुस्त जवाब हो सकता है। हर ऑप्शन को आपने वैल्यू देनी है। यू हैव टू केयरफुली रीड ईच ऑप्शन प्रोवाइडेड एंड कंसीडर हाउ इट रिलेट्स टू द ग्रामर कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग टेस्टेड। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि आप देखेंगे कि यार जेरेंट क्या होता है, जेरेंट तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, चलो इसको मैं निकाल देता हूँ। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है? तो यार ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो है। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकती है, तो हो सकता है कि ये मेन वर्ब हो। इन्फिनेटिव नहीं, इन्फिनेटिव तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। आपने ऑप्शंस को देखना है और फिर उसके बाद आपने जो ऑप्शंस आपको लगता है कि ये नहीं हो सकते उसको आपने बीच में क्या करना है, इलिमिनेट करना है। जैसे आपने सारे ऑप्शंस को देखा और आपने जेरेंट को और इन्फिनेटिव को आपने क्या किया, क्रॉस कर दिया, आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया। इसको हम लोग बोलते होते हैं इलिमिनेशन टेक्निक। इलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, मिटाना। आपने ये बात मेरी याद रखें, इस बात को पल्ले बांध लें अपने। आपने दुरुस्त जवाब नहीं ढूंढना होता एमसीक्यूज के अंदर, आपने गलत जवाबों को निकालना होता है। अब आपको हर 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 टीचर ने आपको ये बताया होगा कि आपने दुरुस्त जवाब ढूंढना है, दुरुस्त जवाब ढूंढना है।
नहीं, आपने गलत जवाबों को निकालना है। आपने उन ऑप्शंस को इलिमिनेट करना है जो आपको लगता है यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इस तरह के ऑप्शंस को पहले निकालना है आपने। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो फिर आपको आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हमेशा एमसीक्यूज में पूरे नंबर लेकर आएंगे। क्योंकि ये आपकी एमसीक्यूज की, देखो बाकी सारी चीजें पीछे रह जाएंगी, लेकिन ये जो एमसीक्यूज है ना, इन्होंने आप सारी जिंदगी आपकी जान नहीं छोड़नी। आगे आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, वहां पे भी आपसे टेस्ट हो रहा होगा एमसीक्यूज में। जॉब्स के लिए जाएंगे, जॉब्स में भी आपसे एमसीक्यूज में टेस्ट दिया जा रहा होगा। आप आगे जो आगे कंपेटिटिव एग्जाम्स देंगे, आप अभी सीएसएस के अंदर भी उन्होंने पहले वो कर दिया है, एमसीक्यू टेस्ट रख दिया है। एमपीटी जो होता है, एमसीक्यूज प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो एमसीक्यूज ने आपकी जान नहीं छोड़नी। तो इन बातों को बेटा पल्ले बांध लें। आपने क्या करना है, आपने सारे ऑप्शंस को देखना है और आपने उनको उस ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ उनको टैली करना है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट के साथ उसको मैच करना है जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट किया जा रहा है। फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू इलिमिनेट एनी ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शंस फर्स्ट। जो आपको लग रहा है यार ये तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दुरुस्त जवाब हो। सच एज दोज, और इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन से होते हैं? दोज हु डू नॉट फॉलो द रूल्स, मतलब जो रूल आपसे टेस्ट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रोकन के मुतालिक पूछा जा रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैरेंट कभी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं बनता। जैरेंट जो है वो कहता है सोने का भी बन के आ जाए तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं हो सकता। जैरेंट हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। ठीक है, इन्फिनेटिव ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। इन्फिनेटिव कभी भी जो है ना, वो इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो जो ऑब्वियसली इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनको सबसे पहले आपने निकालना है। यानी कि वो क्वेश्चंस जो ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं करते या डू नॉट मेक सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जो आपसे सेंटेंस पूछा गया है उसके अंदर वो उनकी कोई सेंस ही नहीं बनती, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो किसी तरीके से फिट ही नहीं आते। ठीक है, अब जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस सवाल को आप देख लें, यहां से आपसे पूछा गया ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस। अब इसमें देखें, इन ब्रीफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। कोई इसमें कुछ सीक्वेंस है? किसी सीक्वेंस की इसमें बात हो रही है? बताएं। नो सर। किसी किस्म का कोई सीक्वेंस इसमें है? नो। नहीं। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सेंटेंस फिट ही नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंशन योर नेम, आफ्टर दैट यू कैन स्पीक। क्या इसके अंदर कोई सीक्वेंस बन रहा है? यस सर। यस यस, सर। इसके अंदर यस। सीक्वेंस है। लेकिन आपने ये नहीं करना कि बस इसमें आप देखें कि इसमें सीक्वेंस है और फौरन इस पे टिक लगा दे ना। अगले पे जाना है आपने। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर कॉलेज। ये अब भी इसके सही है। अंदर, हाँ, इसमें सीक्वेंस सही है सर। ये भी ठीक है। जी। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें सीक्वेंस वाली बात तो मौजूद है, लेकिन क्या ये ऐसा हो रहा है कि पहले बारिश हो रही थी और बारिश रुक गई और उसके बाद हम कॉलेज की तरफ गए, या जिस दौरान बारिश हो रही थी उसी दौरान ही हम लोग कॉलेज चले गए? एट अ टाइम दोनों काम हो रहे हैं। बताओ। सर यस एट अ सर, टाइम एट अ दोनों टाइम। हो रहे हैं। एट अ टाइम, दोनों काम। तो जब टाइम दो हो रहा चीज, है। सीक्वेंस नहीं है। दो चीजें जब एट अ टाइम हो रही होती हैं तो वो सीक्वेंस बनाती हैं? नो नो नो। सर। नहीं, सीक्वेंस तो नहीं बनाती। आप जहां पे देखें ना कि ये वो चीज है कि जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, यार ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये बारी बारी नहीं हो रहा है, सीक्वेंस नहीं है रहना। इसमें। तो आप ये देखें, ये दोनों आइडेंटिकल है। ऑप्शंस में होता क्या है, एमसीक्यूज के अंदर चार ऑप्शंस होते हैं जिसमें से दो बिल्कुल बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं और दो होते हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं। सारी इसमें एमसीक्यूज के अंदर बेटा साइंस ही यही होती है। दो बिल्कुल आउट आउट ऑफ द वे होंगे, बिल्कुल दो क्वेश्चन ऑप्शंस ऐसे होंगे जिनका तुक ही नहीं बनता होगा वहां पे, और दो ऐसे होंगे जो आपस में क्या क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे। समझ आ रही है? जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, किसमें से बताएं कि इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है। ठीक है, अब इसमें देखें ना, आई वॉश्ड माई शर्ट, इसमें भी हमारे पास मौजूद है ऑब्जेक्ट, पता चल रहा है। सेंट अ पार्सल, इसमें भी मौजूद है, पता चल रहा है। शी सीम्ड अपसेट, एट आइसक्रीम। अब ये दोनों सेंटेंसेस जो इनका स्ट्रक्चर सेम है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें देखें आइसक्रीम है जो खाई जा सकती है, अपसेटनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको खाया जा सकता हो।
अब इन दोनों में से फिर क्या होगा कि आप देखेंगे यार इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, बाकी सब के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है। क्योंकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में चक्कर किस चीज का होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का। तो सिंपल, आपने आपने डंडा उठा लेना है, आपने देखना है ऑब्जेक्ट किधर है। ऑब्जेक्ट को आपने फाइंड आउट करना है, जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। समझ आ रही है ना? तो आपने देखो, एमसीक्यूज को सॉल्व करना एक आर्ट है। ठीक है, इसमें साइंस भी है, लेकिन ये एमसीक्यूज को सॉल्व करना एक आर्ट है बेसिकली। अच्छा, फिर आपने क्या करना है? आपने जो ऑप्शंस वहां पे बिल्कुल आउट ऑफ द वे हैं, जिनकी कोई सेंस ही नहीं बनती वहां पे, उनको आपने एलिमिनेट कर लिया। चार थे, चार में से आपने दो निकाल दिए। अब आपका काम हो गया आसान। अब दो में आपने देखना है कि इसमें से ट्रू कौन सा है दोनों में से, और दोनों में से, इन दो में से फॉल्स कौन सा है। तुक्का नहीं लगाना। दो को पहले आपने, सबसे पहले दो को साइड पे करना है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। चार में से ढूंढना मुश्किल होता है, दो को आपने साइड पे कर दिया, अब दो में से आपके लिए ढूंढना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो दो आपके पास रिमेनिंग है, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, यू हैव टू कंपेयर द रिमेनिंग ऑप्शंस एंड आइडेंटिफाई एनी सटल डिफरेंसेस। सटल डिफरेंस मतलब क्लियर डिफरेंस इन ग्रामर। अब उसमें कोई ग्रामर का मसला हो सकता है, जो दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, जो ग्रामर में आपको दो चीजें मुश्किल लग रही हैं, सॉरी, जो दो दो ऑप्शंस आपको एक जैसे लग रहे हैं, हो सकता है कि वो ग्रामर वाइज उनके अंदर कोई डिफरेंस मौजूद हो, या मीनिंग के एतबार से उसमें कोई डिफरेंस मौजूद हो। ठीक है, ग्रामर वाइज उसको कंपेयर करें, मीनिंग वाइज उसको कंपेयर करें। ग्रामर वाइज से मुराद ये कि आप उसका फंक्शन देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, नाउन बन रहा है, प्रोनाउन बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है, फ्रेज बन रहा है, क्लॉज बन रहा है। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो सेंटेंस की जो टाइप्स होती हैं, उसमें क्या चीज क्रूशल रोल प्ले करती है सेंटेंस की टाइप्स के अंदर? वर्ब। वर्ब तो होता ही है, वर्ब तो तमाम सेंटेंसेस में होता है। ऑब्जेक्ट। कंजंक्शंस। Conjunction. कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आपको बताते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। कंजंक्शन से आपको पता चलता है। मतलब देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हाँ, आप एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किए बगैर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लें? इज इट पॉसिबल? बताएं। No, नो Is sir. it सर। नो is it सर। possible to have a complex sentence without using a subordinating conjunction? नो नो सर। सर। No. It's not possible, क्योंकि उसमें आपको एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लेकर आनी है, और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बगैर आ ही नहीं सकती। तो आपने, आपको एक सेंटेंस है, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये पता नहीं कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या चीज है, तो आप उसके कंजंक्शंस को देखेंगे। कंजंक्शन से आपको पता चलेगा इसमें इसमें क्लॉजेस किस तरह की क्लॉजेज हैं, इसमें कितनी मेन क्लॉजेज हैं, कितनी इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। अच्छा, इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको मीनिंग से पता चल जाता है, वर्ड के मीनिंग से पता चल जाता है कि यार ये यहाँ पे फिट नहीं आ रहा, ये यहाँ पे फिट आ रहा है। तो आपने जो दो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो बड़े सटल किस्म के, बड़े ऑब्वियस किस्म के डिफरेंसेस होते हैं, उनको आपने कंपेयर करना है। देन यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू कैन से कि अच्छा यार, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर पता ना हो कि दोनों में से कौन सा है, तो फिर क्या किया जाए? नहीं, मतलब आपको क्यों पता ना हो, आप ऐसी सिचुएशन में जाएं ही ना कि जिसमें आपको पता ही ना हो। बस बगैर तैयारी के पेपर देने का क्या तुक बनता है? आप ऐसी पॉसिबिलिटीज के मुतालिक सोचें ही ना कि जिसमें आपको पता ही ना हो। अगर आप अपने ब्रेन को लॉजिकल रीजनिंग का आदी बनाएंगे और लॉजिकली चीजों को बेटा देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जहन जो है वो चीजों के सॉल्यूशंस की तरफ सोचना शुरू करेगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पहले से हिम्मत हार लेते हैं, सर अगर मुझे वहां पे ना आया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, मतलब वो देखो ना, जो गाड़ी खरीदने लगते हैं ना, यार जापानी गाड़ी ना खरीदो यार, उसके स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं। मतलब तुमने गाड़ी लाजमी लेके उसको ठोकना है, उसका तुमने शीशा लाजमी तोड़ना है, उसकी लाइटें तुमने लाजमी तोड़नी है, कि मतलब यार टूट जाएगी तो फिर जो है ना वो महंगी मिलेगी। ये नहीं सोचना कि यार मैं गाड़ी लेके उसको एहतियात से चलाऊंगा। मतलब मेहरान ले लो यार, उसका उसका शीशा जो है ना वो 200 का मिल जाता है। होंडा ना लो, होंडा का शीशा जो है वो 20,000 का आता है।
यार होंडा लो, उसको आराम से चलाओ। मतलब लाजमी तुमने होंडा लेके उसकी उसकी तुमने उसकी शीशे तोड़ने हैं तुमने, उसके उसका बम्पर तुमने लाजमी खराब करना है, तोड़ना है। मतलब पहले से ही आप लोग सोच लेते हैं कि यार ठीक है, यार ना आता हुआ तो क्या करूंगा, यार ऐसे हो गया तो क्या करूंगा। ये नहीं कि यार मैं तैयारी कर लेता हूँ, मैं चीजों को लॉजिकली जो है, लॉजिकली मैं लेके चलता हूँ। ठीक है ना। तो बी पॉजिटिव एंड लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ पॉजिटिव एंड अ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव। अच्छा, फिर ये होता ही है कि सेंटेंस के जो एमसीक्यूज होते हैं उसके अंदर कुछ एरर पैटर्न्स होते हैं, जैसे कोई इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया होगा जिसकी वजह से वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मॉडिफायर्स जो होते हैं, जिस तरह एडजेक्टिव्स हैं, आपको पता होता है ना कि एडजेक्टिव जो है वो अगर सिंगल वर्ड एडजेक्टिव हो तो वो नाउन से पहले आता है, अगर फ्रेज की सूरत में हो तो वो बाद में आता है। ठीक है। अच्छा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होते हैं तो आप देखते हैं कि यार अच्छा हाँ ये चीज तो ऐसे होती है। जीरो कंडीशनल में तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको कोई सेंटेंस दिखाता है और आपको रियल लाइफ में आप क्या करते हो, रियल लाइफ में आप यही करते हो ना। ठीक है। आपको या दिस इज गुड, दिस इज सो गुड। रियल लाइफ में आप क्या करते हो, मैं आपको लेट सपोज मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, आपके सामने मैं एक चीज दिखाता हूँ। यार ये देखो, ये हमने ना कल एक नया मोटरसाइकिल खरीदा है। देखो इसके, यार इसके टायर्स कितने मजे के हैं, देखो इसकी छत भी है। मजे का मोटरसाइकिल है ना ये। क्यों भाई। नो सर। यार ये इतना जबरदस्त मोटरसाइकिल है यार, इसकी माइलेज इतनी ये अच्छी है। कप है सर। कप है। यस सर। यार ये तो मोटरसाइकिल है, आपको किसने कहा ये कप है। हम्म। सर हमने पहले ऐसा नहीं देखा। नहीं, क्या मतलब ऐसा नहीं देखा यार, ये मोटरसाइकिल इसी तरह के होते हैं ना। मैं तो मोटरसाइकिल लेकर आया हूँ, ये बस देखो। ये दो पहिए होते हैं। अब देखो ना, कॉमन सेंस। ये जिस तरीके से रियल लाइफ के अंदर आप अपनी रियल लाइफ की चीजों के हवाले से आपकी एक कॉमन सेंस होती है, आपकी एक लॉजिक बेस होती है, और उस लॉजिक बेस को आपको कभी फिर याद नहीं रखना पड़ता। आपने एक लॉजिक मुझे बताइए कि यार मोटरसाइकिल के तो टायर होते हैं, इसके तो टायर ही नहीं है, मोटरसाइकिल की तो सीट होती है, उसके तो हैंडल्स होते हैं। ठीक है। और फिर इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई साइकिल दिखाता हूँ, क्या मैं आपको कहता हूँ ये मोटरसाइकिल है, आप कहेंगे सर साइकिल साइकिल का इंजन नहीं होता, मोटरसाइकिल का इंजन होता है। साइकिल में पेट्रोल नहीं डलता, उसकी टैंकी होती है, टैंकी के अंदर पेट्रोल डलता है मोटरसाइकिल के अंदर। देखो लॉजिक बेस है ना। तो इसी तरीके से ग्रामर की लॉजिक बेस बनाएं। जब तक आपकी ग्रामर की लॉजिक बेस नहीं होगी, तब तक तो आप नहीं इसको सॉल्व कर सकते। आपको हर चीज की एक लॉजिक बेस पता होनी चाहिए, और वो मैंने आपको एक एक चीज की, जिस तरह वर्बल्स हैं, वर्बल्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है, वर्बल की मैंने आपको लॉजिक बेस बताई है। जैर एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, नाउन बन रहा होगा। पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, एडजेक्टिव बन रहा होगा। इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और वो वर्ब बनने की बजाय एडजेक्टिव बन रहा होगा, या नाउन बन रहा होगा, या एडवर्ब बन रहा होगा। अब ये एक लॉजिक है, सिंपल इस लॉजिक को अप्लाई करें। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, आपको बताया है कि यार सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होती है, कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा होती हैं, सारी मेन होती हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मेन होती है, बाकी सारी सबऑर्डिनेट होती हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दो मेन क्लॉजेस होती हैं, और बाकी एक दो तीन बाकी जितनी भी हो वो सारी की सारी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं। समझ आ रही है ना। इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एक एक की मैंने आपको लॉजिक बताई है। नाउन क्या करता है, नाउन किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी आइडिया को डिनोट करता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का फर्क आपको बताया। ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। देखो ये लॉजिक बेसिस हैं। लॉजिक बेस आपकी अगर मजबूत होगी तो ये ऐसी सिचुएशन ही नहीं पैदा होगी कि जिसमें आप कहेंगे कि यार सर जी मुझे तो पता ही नहीं चला। ठीक है। ऑलराइट। तो जो उसके अंदर कोई, इसको हम लोग बोलते होते हैं इनकॉन्सिस्टेंसी चेक। एक इलिमिनेशन टेक्निक है इनकॉन्सिस्टेंसी चेक। ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंसी चेक क्या होता है कि आप ऑप्शन के अंदर कोई ना कोई एक एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं कि यार ये ऑप्शन किस बुनियाद पर एबनॉर्मल है। ओके, नाउ लेट्स ओपन अनदर पेपर एंड डू सम एबनॉर्मेलिटी चेक। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। ही गेव मी अ कप ऑफ टी। अब इसके अंदर मुझे बताएं कि क्या एबनॉर्मेलिटी है, क्या इसके अंदर इनकॉन्सिस्टेंसी पाई जाती है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें तो इंट्रांजिटिव हो ही भाई नहीं सकता। इंट्रांजिटिव में कुछ तो भी एक भी नहीं है। नहीं होता। इंट्रांजिटिव में तो एक भी नहीं होता, इसमें तो भाई दो दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं।
राबिया एट पिज्जा। ऑब्जेक्ट फिर से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है सर। ऑब्जेक्ट के होते हुए हम किसी वर्ब को इंट्रांजिटिव कैसे मान सकते हैं? सी तलहा वाला ऑप्शन। स्लेप्ट। हाँ, तलहा ठीक है स्लेप्ट फॉर ऑप्शन। तलहा स्लेप्ट फॉर यस 2 सर। आवर्स। सर ये करेक्ट ऑप्शन है। ये करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। है। क्यों करेक्ट है ये? नो सर, करेक्ट नहीं है। अच्छा, करेक्ट नहीं है, क्यों करेक्ट नहीं है? क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है? नो सर। नहीं। देखो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में जो इसमें जो सर जो की डी वाले ऑप्शन में भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना सर? देखो, नहीं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में जो की जो पैरामीटर होता है या की प्रिंसिपल होता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। 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 ऑब्जेक्ट विल डिसाइड डायरेक्ट कि ऑब्जेक्ट। whether a sentence has a transitive verb or not। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते थे। इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। इसमें भी हमने पिज्जा खाया जा रहा है, एवरीवन डिजर्व्स व्हाट? रिस्पेक्ट। इसमें भी ऑब्जेक्ट मौजूद है। ही गेव अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी भी मौजूद है, मी भी मौजूद है। तलहा स्लेप्ट। अब इसमें मुझे बताएं कि क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है? ना। नो सर। नो नो सर। सर। कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि फॉर 2 आवर्स यहाँ पे मौजूद है, तो फिर ये फॉर 2 आवर्स क्या है? अब जब तक आप इस फॉर 2 आवर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि फॉर 2 आवर्स क्या है, तब तक आपको लगता रहेगा कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा ये कि ये मोटरसाइकिल नहीं है, तो साथ ही आपने ये भी तो बताया ना कि ये मोटरसाइकिल नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये कप है। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये मोटरसाइकिल नहीं है, और मैं आपको कहता अच्छा यार आपको ये नहीं पता ना कि ये क्या है, ये बेसिकली मोटरसाइकिल की एक नई टाइप आई है, तो अगर आपको कब का पता ना होता कि कब क्या होता है, तो आप इसको मोटरसाइकिल मान लेते ना? क्यों भाई? जिस बच्चे को ये पता नहीं है कि कब क्या होता है, वो तो इस चीज को फिर मोटरसाइकिल मान लेता ना? जी सर। बिल्कुल हाँ। सर। तो देखो, ये लॉजिक है। आपने बताना है कि यहाँ पे ये फॉर 2 आवर्स क्या है। फॉर 2 आवर्स बेसिकली एडवर्ब है। स्लीपिंग की जो डिग्री है वो बताई जा रही है, हाउ मच ही स्लेप्ट टू और फॉर 2 आवर्स। तो फॉर 2 आवर्स जो है ये क्या है? ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है मैंने। या ऑफ इंटेंसिटी। अच्छा, अब आपने बता दिया कि ये एडवर्ब है, तो इसका मतलब ये है कि तलहा इसमें सब्जेक्ट हो गया, स्लेप्ट इसमें वर्ब हो गया, फॉर 2 आवर्स इसमें हो गया एडवर्ब। तो जनाब इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए क्या है? ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस। सर रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से? देखो, रिस्पेक्ट एक चीज है ना जो किसी को दी जाती है या किसी से छीनी जाती है। इजंट इट अ नाउन? Yes, sir, it is noun. यस सर। ठीक है, इट्स अ नाउन। What को आंसर करिए? बट को आंसर कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि एवरीवन डिजर्व्स अ सीट, एवरीवन डिजर्व्स पिज्जा, एवरीवन डिजर्व्स कुल्फी, एवरीवन डिजर्व्स आलू वाला पराठा, एवरीवन डिजर्व्स ठुड्डे, धोखा, जो भी आप यहाँ ओके पे सर। लगे, व्हाट को आंसर कर रहा है ना? यस सर। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होता है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ एमसीक्यूज। Number one, you have to focus on understanding the rules of grammar and how to apply in different contexts. Now, this is the most important thing. कि आपको ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करना आना चाहिए। सर मतलब सिनोनिम्स सर। एंड, एक मिनट, महादी इज आस्किंग कि सर सिनोनिम्स एंड स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स के एमसीक्यूज के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें कि क्या करें। देखो, सिनोनिम्स के अंदर भी क्या होता है? अब मैं आपके सामने एक एक वर्ड लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, और आई एम डेड श्योर कि आपने ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना होगा। शुरू हो सकता है सुना वो। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्योंकि मादिया ने सवाल पूछा तो मैं मादिया से ही पूछूंगा। मादिया, आप बेटा अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि फ्लैबर गैस्ट्रेट का क्या मतलब होता है। आपने पहले फ्लैबर गैस्ट्रेट का वर्ड सुना हुआ था? No, sir. नहीं। अब मुझे बताओ कि आपने जिंदगी में पहली दफा ये वर्ड सुना है।
तो मैं आपके सामने फ्लैबरगेस्टेड के 4 आपके सामने ऑप्शंस लिखता हूँ। अनॉयड, वरीड, अमेज्ड, ठीक है, और इसी तरीके से टायर्ड। बताओ इसका कौन सा ऑप्शन है? Amazed. Amazed. कैसे कैसे पता चला कि अमेज इसका करेक्ट ऑप्शन है? इसमें क्योंकि ये क्लू मौजूद है, पॉजिटिव वंडरफुल कॉनोटेशन दे रहा है, बाकी सारे नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं। ओके। और पॉजिटिव कॉनोटेशन जो है, इसकी तरफ कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो इंडिकेट कर रहा है कि कॉनोटेशन इसकी पॉजिटिव है? वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस। हाँ, वंडरफुल परफॉर्मेंस। वंडरफुल परफॉर्मेंस। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब इस क्वेश्चन को मैं मजीद ट्रिकी बनाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं मजीद ट्रिकी बनाता हूँ आप सबके लिए। अब बताओ, नाउ व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सर 4 वाटर से अमेज। सरप्राइज्ड। सरप्राइज। सरप्राइज्ड। क्योंकि देखो, आप जब कोई भी चीज जिसके अंदर कोई वंडर मौजूद हो, वंडर, तो वंडर्स जो होते हैं वो इंसान को अमेज करते हैं या इंसान को सरप्राइज करते हैं? सरप्राइज सर करते हैं। सरप्राइज करते हैं। सरप्राइज करते हैं। तो अब देखो, पहले इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन सी था। लेकिन अब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सरप्राइज। सरप्राइज डी। ऑप्शन डी, सरप्राइज। सरप्राइज। क्यों, आपको कैसे पता चला? वंडरफुल परफॉर्मेंस थी इसलिए। वंडरफुल परफॉर्मेंस। और अगर यहाँ पे मैं वंडरफुल की जगह कर दूं अमेजिंग, फिर अमेज्ड अमेज। होगा फिर अमेज हो जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है? ठीक है सर। अब नाउ व्हाट इज द रूल, और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज दैट इज बीइंग अप्लाइड हियर? वी कॉल इट कॉन्टेक्सचुअल। ठीक है, ओके कॉन्टेक्स्ट। सर। अच्छा, मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखता हूँ, एंड अगेन आई एम श्योर कि आपने ये वर्ड पहले नहीं सुना हुआ होगा। अच्छा, आप मुझे बताओ कि विसोफरस, विसोफरस का वर्ड आपने पहले कभी सुना है जिंदगी में? नो। नो वसेफरस, वसेफरस, सॉरी, वसेफरस। सुना है वर्ड पहले? नो नो। सर नो सर। अब मैं आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस लिखता हूँ। अब बताओ इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? टॉकेटिव। 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 भाई, आपको कैसे पता चला टॉकेटिव है? आपने तो जिंदगी में पहले ये वर्ड कभी सुना ही नहीं था। क्वाइट की वजह से। सेंटेंस को समझकर। यस, क्वाइट को देखा, मतलब पहले शी यूज टू बी वसेफरस, बट शी स्टेज क्वाइट नाउ। अब अगर वो खामोश है, तो मतलब पहले वो फिर क्या होती थी? इसका मतलब है पहले वो बोलती होगी ना ज्यादा। यस। Got the point? यस सर सर। हाँ, तो होता क्या है कि आप, यही तो चीज मैं ऊपर आपको बता रहा था कि आप क्या देखते हैं, आप सेंटेंस का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट होता है, सेंटेंस का जो पूरा इन्वायरमेंट होता है, उस पूरे इन्वायरमेंट को आप स्टडी करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखता हूं। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आप में से कितने बच्चों को पहले आपने अमेलगमेशन का वर्ड जो है वो कितने बच्चों ने पहले सुना होगा कि अमेलगमेशन क्या होता है? एमलगमेटेड सुना था। ओके, अमेलगमेशन। आप मुझे बताओ कि मैं आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस लिखता हूँ। ठीक है।
अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अमालगमेशन का क्या मतलब है? मिक्सचर Yes, sir. वैरायटी वैरायटी मिक्सचर। अच्छा, अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, मैं आपके सामने, जो बच्चे कह रहे हैं कि वैरायटी, मैं आपके सामने 4 डिफरेंट तरह के कप्स दिखाता हूँ, ठीक है? मैं आपको बोलता हूँ कि मतलब आप मेरी दुकान पे चीजें खरीदने आई हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाजी ये कप बना ही आपके लिए, ये वाला कप आप लेके जाएंगे, इसमें आप मेहमानों को चाय पिलाएंगे, मेहमान कहेंगे बाजी ने क्या चाय बनाई है। अब मुझे बताओ कि मैंने आपके सामने एक वैरायटी रखी है, लेकिन क्या आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है कि मतलब पता नहीं क्या चीजें हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि पता नहीं क्या ये चीज है? क्या वैरायटी में कंफ्यूजन होती है? No. वैरायटी में तो कोई सर कंफ्यूजन होती नहीं है। है, एवरीथिंग स्टैंड्स डिफरेंट। समझ आ रही है? शी Yes, गेव sir. अमालगमेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि क्या ये दो चीजें जो हैं, क्या ये डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक अमालगमेशन है, या दो डिफरेंट चीजें एट डिफरेंट प्लेसेस पड़ी हुई हैं? दो डिफरेंट चीजें हैं। दो डिफरेंट Different चीजें thing. एट डिफरेंट प्लेस। सो वैरायटी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वैरायटी के अंदर कंफ्यूजन नहीं होती। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे होता कि शी गेव मी, अब आप देखें कि शी गेव मी अ बंडल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली वाज। सब्सटेंसेस का बंडल होता है? No, नोट sir. सर। No. सब्सटेंस, मतलब पानी है ना, सब्सटेंस है, इससे मरकरी है, सब्सटेंस है, क्या उसका बंडल होता है? नो नो No. सर। नहीं होता, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद शी गेव मी अ डोज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक होगा, डोज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस? नो सर। No. तो डोजेस होना चाहिए ना, अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस है तो फिर उससे डोजेस बनेंगी ना। तो देखो, आप एक क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्चुअल क्लू होता है वो आपको हेल्प आउट करता है इन ऑर्डर टू, जब चीजों का मिक्सचर बना हुआ होता है ना, तो मिक्सचर में पता नहीं चलता कि वो चीज क्या है। मिक्सचर में समझ नहीं आती कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुख्तलिफ चीजें हैं, बस उनको आपस में मिक्स कर दिया गया, उनको मिला दिया गया। तो अमालगमेशन बोलते हैं मिक्सचर को। Alright. So the thing is कि I gave you 3 different options and 3 different situations I created in front of you, और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो तीनों वर्ड्स पहले नहीं पता थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने करेक्ट ऑप्शन जो जो था वो फाइंड आउट कर लिया, हाउ, यूजिंग द कॉन्टेक्चुअल क्लूज। समझ आ रही है ना? तो कॉन्टेक्चुअल क्लू जो है वो आपको क्या करता है, वो आपको हेल्प आउट करता है, सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। सर पेपर में ऐसे तो हमें जो है वाजे तौर पर नहीं बताते ना। पेपर में वाज़ेह होता है, लेकिन आप क्योंकि उसको उस तरीके से देखते नहीं हो, आप सवाल को देखते हो, आप उधर फ्लैट हो जाते हो, आप कहते हो ओए मैं मर गया, मुझे तो ये आता ही नहीं है, मैंने तो ये पहले पढ़ा ही नहीं था। आप जब चीज़ों को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप उनको देखते हैं, तो फिर आपको चीज़ों के जो मीनिंग्स होते हैं वो आपको समझ आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से अब इसमें देखें ना कि व्हेन द लीडर, अब ये सॉल्व्ड है फाइल, मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा, 200 एमसीक्यूज हैं। व्हेन द लीडरशिप चेंज, हिज पोजीशन बिकेम प्रीकैरियस। अब आपने लेट सपोज, यहाँ पे तो चलो सॉल्व्ड है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने प्रीकैरियस का वर्ड लेट सपोज पहले कभी भी नहीं सुना होगा, और आपने प्रीकैरियस का यहाँ पे सिनोनिम बताना है। आप में से कितने बच्चों ने प्रीकैरियस का वर्ड पहले सुना हुआ था? मेजॉरिटी ने नहीं सुना हुआ होगा। अब मुझे ये बताओ, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपनी लॉजिक सोचनी है कि जब लीडरशिप चेंज होती है किसी भी इदारे की या किसी भी गवर्नमेंट की, जब लीडरशिप चेंज होती है तो लीडरशिप चेंज होने से लोगों की जो पोजीशंस होती हैं वो सिक्योर होती हैं? बताओ, नो सर। नो। क्या वो अपराइट हो जाती हैं? नो नो नो। सर। क्या वो हुकूमतें बदलने से पुराने जो बंदे काम कर रहे होते हैं उनकी पोजीशंस रिलायबल हो जाती हैं? नो। देख देख। नहीं। क्या उनकी उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है? यस। मैं ये तो मतलब लॉजिकल सी बात है कि यार जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो हर किसी को होता है यार पता नहीं नया हुक्मरान क्या करेगा, नया बादशाह आके क्या करेगा, क्योंकि जाहिर बात है नया बादशाह आता है तो वो अपने बंदे लेकर आता है, हुकूमत आती है तो वो अपने बंदों को भर्ती करती है, पुरानों को बोलती है चलो भाई निकलो यहाँ से। ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से ही वॉज इन एगोनाइजिंग पेन। तो पेन जो है, कभी आपने पेन के साथ बोल्ड का वर्ड सुना है? नो। नो। क्या No. पेन, पेन के साथ हम रिस्की या सेफ, सेफ पेन, नो। रिस्की पेन? थोड़ा सा मिलता जुलता। नहीं, रिस्की पेन देखो, एक वूंड रिस्की हो सकता है, ठीक है,
एक इंजरी जो है वो रिस्की हो सकती है, लेकिन पेन पेन तो रिस्की नहीं होती ना। समझ आ रही है Yes, ना? sir. पेन जो है उसके साथ रिस्की का, यार मुझे बहुत रिस्की पेन हो रहा है, मुझे बड़ा सेफ पेन हो रहा है, मुझे बहुत मजे का पेन हो रहा है, ठीक है, मुझे बहुत हेल्दी पेन हो रहा है, मुझे बहुत येलो पेन हो रहा है, कभी इस तरह के वर्ड सुने? मुझे बहुत, No, यार sir. मुझे एक बड़ा, यार मुझे मुझे अपने आंखों में ना बहुत सेफ किस्म का पेन हो रहा है। होता है इस तरीके से? No, sir. No. No, यार sir. मेरी आंखों में ना बड़ा रिस्की 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 सा पेन हो रहा है। तो बंदा पूछे, यार क्या रिस्की पेन से क्या मुराद है, क्या कोई सेफ पेन भी होता है क्या? अच्छा, फिर उसके बाद है पैरालस। अब पैरालस को, लेट सपोज आपको पैरालस का मीनिंग ही नहीं पता, आपको नहीं पता कि यार पता नहीं पैरालस का क्या मतलब है, तो आप मुझे बताओ कि एक ऐसा वर्ड जिसका आपको मतलब ही नहीं पता, और एक ऐसा वर्ड कि जिसका आपको पता है, ठीक है, कि पेन, पेनफुल, मतलब इसमें कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा है, तो यहाँ पे फिर आप ऑब्वियसली जो जिस ऑप्शन में आपको एक उम्मीद नजर आ रही है, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, या वो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जिसका मतलब भी आपको नहीं पता, सर उम्मीद नजर आ रही है इसको। जिसमें ऑब्वियसली आपको जिसकी कोई सेंस बनती हुई नजर आ रही है। समझ आ रही है ना? Yes, sir. हाँ। और फिर दूसरी बात ये ना कि एगोनाइजिंग का वर्ड जो है वो एगोनी से निकला है, एगोनी इन इटसेल्फ पेन को बोलते हैं। और पैरेलस का मतलब, पैरेल का वर्ड पैरेल से निकला है, पैरेल का मतलब होता है डेंजर, खतरा। तो ही वॉज इन पेनफुल पेन, मतलब पेन की फर्दर आपको इंटेंसिटी बताई जा रही है कि पेन जो था वो माइल्ड था, या पेन जो था वो इंटेंस था, या पेन जो था जो मतलब वो सच काइंड ऑफ ऑप्शंस आर देयर। दुनिया बेटा उम्मीद पे कायम नहीं है, दुनिया जो है उम्मीद के अंदर मौजूद लॉजिक के ऊपर कायम है। उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद, दुनिया जब कहते हैं ना यार दुनिया उम्मीद पे कायम है, उम्मीद के अंदर जिस बंदे को सेंस नजर आती है ना, मैं ऐसे नहीं होता यार जो होगी देखी जाएगी, इस तरह नहीं चलता, यार ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर देखी जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ता है ना, बगैर किए तो आप ये नहीं कह सकते यार मैं बिस्तर में लेटा हुआ हूं तो इंशाल्लाह मैं दफ्तर पहुंच जाऊंगा। तो बिस्तर में पड़े पड़े तो आप दफ्तर नहीं पहुंचेंगे, बिस्तर में पड़े पड़े हो सकता है आप अस्पताल पहुंच जाएं, लेकिन आप जो है ना वो दफ्तर नहीं पहुंचेंगे, उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा बिस्तर में से। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू अप्रोच द ऑप्शंस। अच्छा, अब डूज एंड डोंट्स की हम लोग बात कर रहे थे। आपने क्या करना है, आपने रूल्स ऑफ ग्रामर के ऊपर आपने फोकस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली विद सैंपल क्वेश्चंस टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद कॉमन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स एंड द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस। फिर उसके बाद यू हैव टू डू रीड द इंटायर सेंटेंस और पैसेज केयरफुली बिफोर सेलेक्टिंग योर आंसर, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट इज ऑफ्टन क्रूशियल फॉर डिटर्मिनिंग द करेक्ट चॉइस। एंड खुदा का वास्ता है, अभी मैं यहाँ पे ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर मैं आके ना तो अपना कैमरा ऑन करता हूँ, मैं ऐसे करके हाथ जोड़ता हूँ बच्चे के सामने। खुदा का क्यों वास्ता सर? है यार, डोंट रश थ्रू द क्वेश्चंस और मेक हेस्टी डिसीजंस। खुदा का वास्ता है यार, मैं आप लोगों के सामने एक टीचर हो के आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, जल्दबाजी मत किया करो, ठीक है? जल्दबाज, अच्छा, मैंने चूंकि अपने अर्ली करियर के अंदर, अब तो मैं इन्विजिलेटर की ड्यूटी नहीं करता, जो वो एग्जामिनर आपके जो वहाँ पे पेपर ले रहे होते हैं, चेकिंग के लिए कभी कभी चला जाता हूँ अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं जब एमसीक्यूज हो रहे होते थे ना, तो मैं ना ऐसे देख रहा होता था एमसीक्यूज का जब पेपर आता होता था ना। तो अब मैं मिसाल के तौर पर ना, मैं एक बच्चा है, अब आप देखिएगा, अब उसके सामने लेट सपोज ये क्वेश्चन इस तरीके से आया, अब वो पेपर कर रहा है ना ऐसे, एमसीक्यूज का पेपर कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन ऐसे हैं, चेहरा मेरा नजर आ रहा है आपको? जी। हाँ, अब वो ऐसे कर रहे हैं ना ऐसे, अचानक ऐसे हो गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस बच्चे ने चवल मार दिए पेपर में, इसका मतलब यह है कि इसने ऑप्शन को गलत लगा दिए और इसको पता चल गया कि यार मैंने गलत लगा दिया। और ऐसा होता है, आप में से आपके साथ, हर बच्चे के साथ जिंदगी में ऐसा एक दफा नहीं कई दफा हुआ होगा। आप जैसे बबल को फिल करते हैं, फौरन आपको पता चल जाता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया।
और उधर ही बैठे बैठे, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि आप अभी तक उस मैदान जंग से निकले नहीं हैं, आप अभी राउंड वन में हैं। राउंड वन के ऊपर आपने एक मिस्टेक की और उस मिस्टेक का आपको एहसास हो गया। वो जो एहसास से शर्मिंदगी है ना, एहसास से शर्मिंदगी है, और उस वक्त जो आप रिग्रेट फील करते हैं, और उधर ही आपको पता चल जाता है कि आपने सिर्फ अपनी एक जल्दबाजी की वजह से, अपनी बेवकूफी की वजह से आपने एक नंबर हमेशा के लिए खो दिया है। तो वो आपके ब्रेन को नेगेटिव सिग्नल्स देना शुरू कर देता है। वो सवाल आखिर तक, आखिरी सवाल आप कर रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो उस, यार गलत कर दिया यार मैंने, क्यों लगाया था यार, ऑप्शन सी पे लगाता यार, बी पे क्यों लगाया था। जब आखिर आप, सोल्यूशन हाँ आप ऐसे लिख रहे होते हैं, आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, और आपका जहन जो है वो उसी में उलझा हुआ होता है, उसी नुकसान के अजाले को, मतलब एक ऐसा नुकसान हो गया जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसका हल क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन टू दैट? इसका एक ही हल है कि भाई जल्दबाजी मत करें, ठीक है? डोंट रश थ्रू द क्वेश्चंस और डोंट मेक हेस्टी डिसीजंस, टेक योर टाइम टू केयरफुली कंसीडर ईच ऑप्शन बिफोर सेलेक्टिंग योर आंसर। और एक और चीज, एक और चीज जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट सेकंड गैस योर सेल्फ एक्सेसिवली। मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे आपका सेंटर बने, या आप किसी ऐसी जगह पे पेपर दे रहे हो जिसमें ना ना करते हुए भी, ठीक है, ना ना करते हुए भी हो सकता है कि आपका, आपके सामने वाले का या साइड वाले का, आपका, आपकी उसके ऊपर निगाह नजर पड़ जाए। अच्छा, आप जैसे ही देखते हैं ना कि आपने, हो सकता है कि जैसे ये वाला सवाल है, आपने इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन लगा दिया हुआ है, बस अब आपने लगा दिया और आप अपना पेपर कर रहे थे, आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, और आपने ऐसे ही, चीटिंग करने के लिए नहीं, आपने ऐसे ही देखा वो सामने उधर मुस्तफा बैठा हुआ था, आपने देखा कि वो मुस्तफा ने तो इसका ऑप्शन ए लगाया हुआ है, शक में पड़ गया आप, यार इसका कहीं ऑप्शन ए तो नहीं है, वो यार कहीं मैंने गलत तो नहीं लगा दिया, ठीक है? खुद पे शक करना शुरू कर देते हैं। मतलब पूरी दुनिया आप पे शक करे वो तो बात समझ में आती है, ये दुनिया है ना, दुनिया का काम ही यही है, यार आप खुद भी अपने ऊपर शक करोगे, ठीक है? मतलब आप, किस चीज की कोई लॉजिक बनती है कि आप अपने आप के ऊपर शक कर रहे हैं? सो डू नॉट सेकंड गेस योर सेल्फ, ट्रस्ट योर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड योर इंस्टिंक्ट्स व्हाइल चूजिंग द बेस्ट आंसर। अगर आप इधर उधर लोगों को देख के, या खामा खामे कंफ्यूज, पता नहीं ठीक है या नहीं, अल्लाह पे पता नहीं क्या होगा यार, पता नहीं मैंने ठीक लगाया या नहीं, पता नहीं क्या बनेगा यार, इस तरह से वहां पे पेपर में आप जो है ना वो खामा खामे परेशान हो रहे होते हो। नहीं सर, मतलब प्रेशर होता है तो उसमें होता है किस चीज का प्रेशर होता है बताओ? एग्जाम का सर। नहीं, वहां पे आप क्या किसी दूसरे की जगह पेपर देने गए हुए होते हो, या पेपर देना कोई गुनाह का काम है, या आप कोई ट्रैफिक का कानून, कौन सा कानून तोड़ रहे होते हो जब आप पेपर में बैठे होते हो? किस चीज का प्रेशर होता है? मतलब क्या वहां पे उल्टा आपको लटका के आपसे पेपर लिया जाता है, या आपको कहा जाता है कि नाक से लिखो, ठीक है, या टांगों से लिखो? बताओ। या वहां पे जैसे ही आप एग्जाम में, आप एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे होते हैं, एक बंदा वहां पे खड़ा होता है, वो आपको बिला वजह में थप्पड़ मार रहा होता है, थप्पड़ मार मार के अंदर भेज रहा होता है। तो किस चीज का प्रेशर होता है? प्रेशर आपका होना चाहिए सारा साल, सारा साल आपके ऊपर प्रेशर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा स्टडी का प्रेशर किस वक्त होता है? जो पढ़ने वाला बोर्ड बच्चा होता है ना, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके ऊपर स्टडी का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है साल के पहले दिन। अब ये बात को समझिएगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके ऊपर साल के पहले दिन सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, और जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है उसका वो प्रेशर क्या होता जाता है? उसका प्रेशर कम होता जाता है। और जो मेरे जैसा बच्चा होता है, जो बिल्कुल नालायक, एक नंबर का कामचोर, हड हराम, नालायक, निकम्मा, उसके ऊपर पहले दिन उसको पता ही नहीं होता पहले दिन के वो है किधर, वो दुनिया के पता नहीं किस कोने में होता है, वो कौन से ख्यालों में होता है, पता नहीं कौन सी उसने अपनी एक यूनिवर्स क्रिएट की हुई होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है
उसने पढ़ना होता नहीं है, उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उसका प्रेशर एग्जाम वाले दिन पीक पे पहुंचा हुआ होता है। तो आपको प्रेशर उस वक्त आपको होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगेन फिर बात यही है ना कि प्रेशर आपके अंदर किस किस चीज का प्रेशर होता है। जब आपको अगर पेपर देने के लिए आप गए हुए हैं और अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो देन यू शुडंट बी हैविंग एनी प्रेशर प्रेशर एट ऑल। ठीक है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने एकेडमिक करियर के अंदर एज अ स्टूडेंट मैंने वो रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, जीपीएस के हवाले से, ग्रेड्स के हवाले से, जो कि मतलब जो अनब्रेकेबल थे, जिनके मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नमल से मैंने एमफिल किया। ठीक है। नमल लैंग्वेजेस के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर किसी से भी पूछें कि पाकिस्तान में लैंग्वेजेस के हवाले से टॉप की यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो नमल है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। वहां से मैंने एमफिल किया है और एमफिल में मेरा जो जीपीए है दैट इज 4 आउट ऑफ 4। 4 आउट ऑफ 4 मतलब नमल के अंदर आप बिलीव ही नहीं कर सकते। और नमल जो है इस हवाले से मशहूर है कि नमल वाले जो है वो नंबर नहीं देते। अब उसकी रीजन क्या होती थी कि रोजाना पढ़ना है, आज का काम आज करना है, कल पे नहीं छोड़ना, क्लासेस अटेंड कर रही हैं, नोट्स बनाने हैं, एंड दैट्स इट, और उसके बाद आके चिल करना है। तो बात ये, और मुझे मुझे याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम पे एग्जाम्स का प्रेशर कब लिया था, यार कल मेरा पेपर है पता नहीं क्या होगा। तो प्रेशर की कोई, देखो, मुझे गिव मी जस्ट वन रीजन कि आपको एग्जाम का प्रेशर क्यों होता है। सर व्हाई डू यू क्योंकि हमारे जो अपने सर होते हैं इतनी चीखें मार रहे थे हॉल में सर। मारते रहे चीखें, मारते रहे, मतलब एक जाहिल आदमी है वो अपनी जहालत दिखा रहा है, तो यार उससे व्हाई यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय दैट। अच्छा, अब यहाँ यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि वो एक जाहिल बंदा है, वो वहां पे खड़ा होकर चीखें मार रहा है, उससे तो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उससे तो आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, लेकिन आपके दिल के अंदर अल्लाह मौजूद है, आप उससे हिम्मत क्यों नहीं ले रहे। आपकी आपके आपके बैक पे आपके वालिदैन की, असातिज़ा की दुआएं हैं, अब वो आपको आपका साथ क्यों नहीं दे रही, क्योंकि आप, इसका मतलब है कि आप उस पॉजिटिविटी से, उस पॉजिटिविटी को अपना सप्लीमेंट बनाना ही नहीं चाहते। इसलिए बी पॉजिटिव एंड डोंट टेक प्रेशर ऑफ एग्जाम्स फॉर एनी रीजन। स्टडी करें, लॉजिकली चीजों को देखें, पढ़ें, लेकिन प्रेशर मत लें। और उसके बाद डोंट रिलाई सोली ऑन योर इंट्यूशन और गट फीलिंग। इन सिंपल वर्ड्स, खाली तुक्का मत लगाएं। बेस योर आंसर्स ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। खाली तुक्का शुक्का ना लगाएं, यार तुक्का लगा देता हूँ, जो होगी देखी जाएगी, वो आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना। ठीक है। वो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो पेपर ऐसे सामने ओपन किया हुआ है, पेपर ओपन करके तो उसके ऊपर जनाब वो ऐसे करके पेन ऊपर फेर रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ऑप्शन सी, दुरूद पाक का सवाल है वो, इस दैट क्वेश्चन अबाउट दुरूद पाक। अच्छा, इसी तरीके से, अच्छा जी, वो हमारे जी वो फलाने टीचर थे, उन्होंने कहा था कि जी ना आपने आंखें बंद करके तो पढ़ना है, रब्बी जिदनी इल्मा, और पेन को हिलाना है, जहां पे इल्मा पे पेन रुकेगा तो वही वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। व्हाट इज सर दैट, मेरी मतलब ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दैट। ठीक है। रब्बी जिदनी इल्मा का मतलब है कि अल्लाह मेरे, मैं पढ़ने लगा हूं, या अल्लाह मैं किताब खोल के बैठा हूं, मैं पढ़ने लगा हूं, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये नहीं कि किताबें जो है वो मेरी पड़ी हुई है बैग के अंदर, नोट्स जो है वो पड़े हुए हैं ऊपर छत में रद्दी के अंदर, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। भाई ये क्या है। इसलिए बी लॉजिकल, बी लॉजिकल, बी अ ह्यूमन बीइंग, लॉजिक के साथ आपने करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू, वंस यू हैव सेलेक्टेड योर आंसर, अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, द बस इज फुल, इन शॉर्ट देयर इजंट एनी सीट लेफ्ट। अब आपने कहा ये इसमें कोई कॉज बताई जा रही है, नो, कंट्रास्ट है नहीं, कंपैरिजन है नहीं, इन शॉर्ट क्या है, कंक्लूजन की है। अब आपने इस पे लगाने से पहले, बिफोर यू एक्चुअली फिल दिस बबल, आपने क्या करना है, वंस यू हैव सेलेक्टेड योर आंसर, रिव्यू द क्वेश्चन एंड योर चोजन ऑप्शन टू इंश्योर दैट दे अलाइन विद द ग्रामेटिकल रूल्स दैट आर बीइंग टेस्टेड। लगाने से पहले एक दफा फिर देखें ऑप्शन को, लगाने से पहले कि इन शॉर्ट, कंट्रास्ट में कभी कभी यूज होता है नहीं, कहीं कॉज में तो नहीं यूज होता, कंपैरिजन में नहीं, इन शॉर्ट कंक्लूजन के लिए होता है ना, पक्की बात है ना।
हाँ जी जी पक्की बात है, चलें फिर मैं लगा देता हूँ। So you have to, once you have selected your answer, you have to review your question and your chosen option to ensure that they align with the grammar rules. You have to double check for any grammatical errors or inconsistencies in your answer choice. And if you are unsure about a particular question, आपको लेट सपोज आपने पेपर को करना स्टार्ट किया और पेपर करते करते आप किसी एक ऐसे क्वेश्चन पे आ गए जिसका आपको समझ ही नहीं आ रही कि यार ये पता नहीं इसका क्या ऑप्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज। आपको नहीं समझ आ रही कि ये इसका कौन सा ऑप्शन है। अब बजाय इसके कि आप अपना सारा वक्त यहीं पर जाया कर दें, इसी पे बैठे रहें, ठीक है। पूरी दुनिया जो है वो चांद पे चली गई है और आप अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे बैठे हुए हैं। आपके जो साथ वाले हैं वो उन्होंने सारा पेपर सॉल्व कर लिए हुए, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे टिके हुए हैं। यहीं पर ही आपने कहा कि अच्छा जी मुझे सवाल नंबर 3 नहीं आता, तकिया मंगवा दो, बेड लगा दो, पानी शानी ले आओ, स्नैक्स ले आओ, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बैठा हूं अगले 40 साल तक। ऐसे नहीं करना आपने। यू हैव टू मार्क इट कि यार ये वाला क्वेश्चन है, आई हैव टू कम बैक टू दिस, ठीक है। इफ यू आर अनश्योर अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, मार्क इट फॉर रिव्यू एंड कम बैक टू इट लेटर आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। जाएं जाके बाकी क्वेश्चंस को, बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग, आपके पास टाइम थोड़ा होता है। बाकी क्वेश्चन को जाएं, उनको जाके कंप्लीट करें और उसके बाद देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन, बजाय इसके कि आप उसी के ऊपर जो है ना वो मंजी डाल के बैठ जाएं, बस मैं इधर ही बैठा हूं अभी। ऐसे नहीं करना आपने। सर जी जी। सर ये देखिए, जैसे हमारे एमसीक्यूज आते हैं, बाकी तो जैसे ग्रामर का पोर्शन होता है, क्लॉजेज और इस टाइप की चीजें होती हैं, वो हो जाती हैं। लेकिन ये जो सिनोनिम आता है, तो अब वोकैबलरी इतनी वास्ट है कि हम उसमें कितना जो है वो मैक्सिमम वर्ड्स को हम लोग यूज करें वो सिनोनिम्स में, सेंटेंसेस में, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, तो वो फिर हम अंदाजे से ही लगा कर आ जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको उसका। अच्छा, एक तो वो तरीका था ना कॉन्टेक्चुअल क्लूज वाला, ठीक है। ये अच्छा, आप मुझे बताएं कि इस वर्ड का क्या मतलब है। हम्म। खूबसूरत। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ओके। प्रीटी। और इस वर्ड का क्या मतलब है। हम्म? इस वर्ड का। बैशफुल। हम्म। ये भी ब्यूटीफुल की जगह पे ही आ सकता है, ब्यूटीफुल की जगह पे यूज हो सकता है। ही बैश मी। अच्छा। आई ही गेस। बैश, ही बैश मी, ही नो। सो बैश, ही सो बैशिंग। देखो होता यह है कि हर वर्ड का ना, हर वर्ड वर्ड के अंदर क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है। हर वर्ड के अंदर क्या होता है, उसका एक रूट रूट वर्ड। वर्ड। ट्राई टू फाइंड आउट द रूट वर्ड इन दैट। जैसे ब्यूटीफुल के अंदर जो ब्यूटी का वर्ड है, दैट इज द रूट वर्ड। बैशफुल के अंदर बैश का वर्ड है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, ठीक है। अब इंजॉयमेंट के अंदर इंजॉय का वर्ड जो है दैट इज द रूट वर्ड। अच्छा, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, तो इसके अंदर डिस्प्लेस, डिस्प्लेस के अंदर फिर क्या है, प्लेस। समझ आ रही है ना। अच्छा, इसी तरीके से डिसओरिएंटेड, तो इसके अंदर ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसके शुरू में डिस आ गया, तो डिस का मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो आपकी जो वोकैब है ना, वोकैब, उसको ठीक करने के लिए आपको प्रीफिक्सेस का पता होना चाहिए, आपको सफिक्सेस का पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स, एक रूट वर्ड से मुख्तलिफ जो वर्ड्स बनते हैं उनको बनाने का आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि एक वर्ड से मुख्तलिफ वर्ड्स कैसे बनते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल लव है, तो लव से लवली, ठीक है, लविंग, लवेबल, ठीक है, लवेबल। अच्छा, इसी तरीके से लवलीएस्ट, ठीक है, लवर, बिलवेड, ठीक है। तो आपको एक वर्ड से मुख्तलिफ वर्ड्स किस तरह बनते हैं ये आपको आना चाहिए। हम लोग जब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते थे ना, तो हमारे उस टाइम पे एक बड़ी फेवरेट गेम होती थी, नाम चीज जगह। हम लोग वो ऐसे करके कॉलम्स बना देते थे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। और वो जी, अच्छा जी, एस से नाम लिखें, एस से वेजिटेबल का नाम लिखें, एस से सिटी का नाम लिखें,
एस से जो है वो प्लेस का नाम लिखें। कभी आप लोगों ने ये गेम खेली है? Yes, यस sir. सर। यस सर। हमारा हमारा ना एक प्रॉपर, हमारे घर वाले हमें एक सेपरेट रजिस्टर लेके देते होते थे, और वो हमारा होता था नाम चीज। उस रजिस्टर की के ऊपर हमने, जिस तरह होता है ना इंग्लिश का है, मैथ का है, फिजिक्स का है, उस रजिस्टर का नाम ही ये होता था नाम चीज जगह। नाम और चीजेगा। नाम चीज जगह, वो हम लोग बाकायदा तौर पर वो गेम्स हमारे ऊपर खेलना घर वालों की तरफ से कंपलसरी था। रात को हम लोग कजन्स जो थे वो बैठ के वो गेम खेला करते होते थे। तो यू कैन अडॉप्ट अ हैबिट। मतलब उसमें ये होता था कि मेरे ख्याल में तो कोई 13-14 कॉलम्स बनते होते थे। नेम है, वेजिटेबल है, इसी तरीके से सिटी है, प्लेस है, स्पोर्ट्स का नाम है, इसी तरीके इसमें आप चीजें ऐड करते जाएं। समझ आ रही है ना? तो वो कैब बेटा आपको इंक्रीज करनी पड़ती है। और जो वो कैब आती होती है ना, वो बेसिकली आपके जो सिलेबस की जो बुक्स होती हैं उसी के अंदर से आती होती है। आप जब अपनी बुक्स को पढ़ते हैं, बुक्स के साथ आप टच रहते हैं, तो फिर आपको उसके अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं आता। मैंने आज तक आपके जो पेपर्स होते हैं, चाहे मैट्रिक के हैं चाहे एफएससी के हैं, मैंने आज तक किसी भी अब तक पेपर्स में कोई ऐसा वर्ड आता हुआ नजर नहीं, मैंने नहीं देखा जो आपके सिलेबस में से ना हो। इंग्लिश में से नहीं होगा तो पाकिस्तान स्टडीज की बुक में से कोई वर्ड दे देंगे वो। पाक स्टडीज में से नहीं होगा तो वो आपकी हो सकता है कि किसी और सब्जेक्ट की बुक में से आ जाए। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर से ही वो वर्ड्स आते होते सर ये जो एंड चैप्टर ग्लॉसरी होती है उसमें से भी वर्ड्स आते हैं ना? हैं। हाँ, उसमें से भी आते हैं, लेकिन उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ आपको देखना होता है बस। यस। ओके, तो टुडे वी डिस्कस्ड एमसीक्यूज। और ये मेरे ख्याल में वो टॉपिक है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ कोई भी गाइड नहीं करता। टीचर्स भी, आई डोंट थिंक कि किसी ने आपको आज तक इस तरीके से इतनी डिटेल के साथ एमसीक्यू के हैक्स जो हैं वो समझाए होंगे। नाउ इफ़ यू विल जस्ट लिसन टू दिस, मतलब आपने 1 घंटा मेरे साथ गुजार लिया और उसके बाद आप इसको भूल गए, आपने मेरी सारी बातों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, तो फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनको अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे, आप जाके प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते वक्त इन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे, आप एक कूल माइंड के साथ आप एमसीक्यू के पेपर को अप्रोच करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मतलब डोंट टेक दिस दिस लेक्चर, कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि आप इसके बाद आप बिल्कुल वो फनकार हो जाएंगे। आप आपको जो आपको मैंने गाइडलाइंस दी हैं, इसके अकॉर्डिंगली अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंगली आपको काफ़ी सारे पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, और फिर जाके आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से होगी। एक्सक्यूज मी सर, स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, एज फ्यू ऑफ देम आर सिमिलर। स्पेलिंग्स का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल फोन है, ठीक है, तो फोन के इस तरह भी होते हैं, इस तरह भी होते हैं फोन के स्पेलिंग। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के ये वाले स्पेलिंग्स भी ठीक हैं, ठीक है, और ये वाले स्पेलिंग्स भी ठीक हैं। बट आई डोंट थिंक स्पेलिंग्स में इतना आपको इतना इशू होता है। बाकी स्पेलिंग की कोई एज सच उस तरीके के रूल्स नहीं है जो मैं आपको बता सकूं या मैं आपको पढ़ा सकूं। सर सर दिन में जो कितना? स्पेलिंग्स आते हैं हाँ हाँ। सर जो स्पेलिंग्स आते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लाइक सिमिलर भी होते हैं थोड़े, तो उसमें मसला हो जाता है। नहीं होते यार, इतने इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ से मैं देख लेता हूँ, इसमें भी मैंने कुछ दिए हुए थे स्पेलिंग से रिलेटेड, या शायद मैट्रिक वालों को मैं दिया करता होता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। हाँ, आप इसमें देखें ना, अब इसमें वर्ड कौन सा है? एक्सप्लॉइटेशन। एक्स, ऐसे ही है, एक्स प्लॉय, ठीक है, और टेशन, यही है ना? आपने वर्ड क्या बोला था? यस। एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लाइटेशन, या एक्सप्लीटेशन? क्या वर्ड था? प्लॉय, Exploitation. एक्सप्लॉय है ना? Yes. आप देखें कि इसमें क्या है, एक्सप्लो है, इसमें तो एक्सक्लीपीटेशन, और इसमें एक्सप्लॉइटेशन, इसमें है एक्सप्लॉइटेशन। खींचे करें उसके, मतलब उसके सिलेबल्स को देखें, ठीक है, सिलेबल को देखें उसके।
मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक वर्ड देखता हूँ, ठीक है, उर्दू में, और वर्ड है लेट सपोज ये कौन सा वर्ड है? ये कमरा है या कैमरा है? कमरा। थोड़ा सा कमरा। जूम तो आपको कर। कैसे पता चला कि ये कमरा है कैमरा नहीं है? हैं? क्योंकि ये है कम रा, कमरा। बचपन में हम जाते थे ना कारी साहब के पास पढ़ने, तो वो अलिफ लाम अलिफ, बा अलिफ, ता अलिफ, ठीक है, अलिफ लाम अलिफ, अलिफ बा अलिफ, अलिफ बा, ठीक है, इसी तरीके से अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ लाम मीम रॉ, ठीक है, अल्हम्दु, अलिफ लाम अल। इस तरीके से हम उसके किया करते होते थे, हिजे किया करते करते होते थे। जब हम लोगों ने नूरानी कायदा पढ़ लिया, तो नूरानी कायदा पढ़ने के बाद जब हमने कुरान मजीद के पारा पढ़ने शुरू किए, तो पारा पढ़ने में फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो वो उसकी वजह क्या थी कि हम हमारे सामने कोई वर्ड आया, हमने उस वर्ड के फौरन से क्या किए, उसके हमने कारी साहब कहते थे जोड़ करो। ऐसे ही होता था ना, जिस वर्ड पे हम फंसते थे तो कारी साहब कहते थे इसका जोड़ करो। जी तो सर। वर्ड का जोड़ करें, स्पेलिंग को उसको देख, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखें, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आप उसका क्या करें, उसका जोड़ करें। समझ आ रही है ना? यस सर सर। बाजू का तो ऐसा होता है कि सारी ऑप्शन ही एक जैसी लग रही होती बस फिर वो इस तरह की सिचुएशन में फिर आप ऐसे करें, घर वालों को बता दें कि भाई देखों का बंदोबस्त कर, ठीक है, घर वालों को बताएं यदि कि ये सर इन उनका देखें क्या एक्सपीरियंस रहे अच्छा हो। होता है। उनका तो कभी अच्छा लगता है सर। हाँ, देखें देखें, पकवा दें, और बाकी मेरे चीज़ें वगैरह जो हैं वो दे दें किसी को, है क्योंकि मैं। सर। हाँ हाँ। सर आइडियली सर मतलब कितने इसकी प्रैक्टिस करें दिन में तो काफी होगा। एटलीस्ट 10 MCQs पर सब्जेक्ट, कम से कम 10 MCQs। जितना आप बोलते हो। जी। ओके, लास्ट सर क्वेश्चन। दैट एंड विच जी जी। का डिफरेंस बता दो। दैट एंड इसका, विच का डिफरेंस बता दो। दैट एंड विच। अच्छा, दैट और विच जो है ये वैसे तो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ठीक है। दैट और जो विच है ना, ये दोनों, एक मिनट, दैट एंड विच ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, और ये दोनों इंटरचेंजेबली जो है वो यूज होते हैं। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के, या जो स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ग्रामर है, उसके अकॉर्डिंग जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि व्हेन समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, या अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि वो इसेंशियल है, ठीक है, यानी कि जिसके बगैर आपका सेंटेंस जो है वो, अगर आप बनाते हैं तो वो थोड़ा फॉल्टी सा लगेगा या इनकम्प्लीट होगा। मैंने आपको शायद रिस्ट्रिक्टिव और जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस हैं उसका मैंने आपको शायद उस तरीके से डिफरेंस जो है वो नहीं बताया होगा, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, कि जिसमें आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट है या इसेंशियल है, तो उस सूरत में फिर आप लगाएंगे दैट। लेकिन अगर आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि मतलब मीनिंग को ऐड तो कर रही है, लेकिन वो नॉन इसेंशियल मीनिंग, नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, या वो इतनी वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, उसके बगैर भी मीनिंग सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो सकता है, तो फिर आप वहां पे आप विच लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक दो एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आई नीड द पेन, ठीक है, आई नीड द पेन। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि मुझे बताओ कि पेन कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? वसीबा? कॉमन नाउन। कॉमन कॉमन नाउन। नाउन। अब आपने कॉमन नाउन के साथ क्या लगाया है? द। ऐसे ही है ना? यस सर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेन को फर्दर स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। यस सर। आई नीड द पेन दैट, या विच कैन राइट इन 2 कलर्स। अब यहाँ पे क्या लगेगा? हम्म दैट। दैट, दैट,
क्योंकि ये ऐसा पार्ट है कि जिसको अगर हम सेंटेंस से निकाल दें तो ये यहां पर ही सेंटेंस को रोकें तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। समझ आ रही है ना? यस सर। Yes. क्योंकि आपने द लगाया है डेफिनेट आर्टिकल, तो आप डेफिनेट आर्टिकल जब आप एक कॉमन नाउन के साथ लगाते हैं तो आप उसको स्पेसिफाई करते हैं। आई नीड द पेन, मुझे वो वाला पेन चाहिए जो 2 कलर्स में लिख सके। तो अब इसके बाद वाली जो क्लॉज है इसका मतलब ये है कि वो क्लॉज इसेंशियल है, क्योंकि आप जो पेन मांग रहे हो आपने उसके साथ द लगाया है, यानी कि आपको एक खास पेन चाहिए और उसकी खसूसियत आपने आगे बताई है। तो इसका मतलब है कि जो अगला पार्ट है वो क्या है, दैट इज एन इसेंशियल पार्ट। समझ आ रही है? Yes, यस सर। समझ आ गया। यस। अच्छा, इसी तरीके से आई हैव सीन अ मूवी, आई हैव सीन अ मूवी, ठीक है, विच या दैट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लव। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि आई हैव सीन अ मूवी, इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस और नॉट? Yes, sir. यस। और जो अगला पार्ट है ये इसके हवाले से एक इसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? Extra information there. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? Which? विच लगाएंगे। सो दैट इज द डिफरेंस। Okay, sir. ऑलराइट, ऑलराइट बच्चों, दैट वुड बी ऑल। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज सर। सर।